नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, अगर इंडियन पॉलिटी की हम बात करें, भारतीय संविधान की हम बात करें, तो इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं और अब इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि इंडियन पॉलिटी का जो कंप्लीट सिलेबस ही आपको करवाया जाए। यहाँ पर प्रस्तावना को लेकर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जितनी बातें थी वो लास्ट वीक क्लास में हम कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप बाद में। अभी मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भागों में सबसे पहला जो भारतीय संविधान का भाग है, पार्ट वाइज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब लेकर चलेंगे, भागों के हिसाब से लेकर चलेंगे। पहले भाग से शुरू कर रहा हूँ और लास्ट में ले जाकर ख़त्म करेंगे 22वें भाग पर। तो जो सबसे पहला भाग है, उस पहले भाग का मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो पूरा संविधान है, उस पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद, पूरे संविधान में 395 आर्टिकल्स, और इन 395 आर्टिकल्स को हमने डिवाइड किया कुल मिलाकर 22 भागों में। 22 भाग बनाए। जैसे अगर पार्ट फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो पार्ट फर्स्ट आएगा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, पार्ट सेकंड आएगा आर्टिकल 5 से 11 तक, पार्ट थर्ड आएगा आर्टिकल 12 से 35 तक, पार्ट फोर्थ आएगा आर्टिकल 36 से 51 तक। इस प्रकार कुल मिलाकर 395 आर्टिकल्स को हमने बांट दिया 22 भागों में। तो आज दोस्तों हमें जो बात करनी है वो बात करनी है भारतीय संविधान का पार्ट फर्स्ट, और अगर टाइम रहा तो इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा पार्ट सेकंड को लेकर। लेकिन पहले आप एक बार पार्ट फर्स्ट को समझिए। भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, और पहले भाग का मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। 4 आर्टिकल दोस्तों इसमें आते हैं। भाग 1 में 4 आर्टिकल आपके सामने आ रहे हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का जो हिस्सा है उसे भाग 1 के नाम से जाना जाता है। बात करूं कि किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भाग 1 है, ये भारत व इसके राज्य। भाग 1 का दोस्तों संबंध किससे है? भारत व इसके राज्य क्षेत्र। भारत व इसके राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 का संबंध किससे होगा? तो भाग 1 का दोस्तों संबंध होगा इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 यानी भारत और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। मैंने कहा कुल मिलाकर भाग 1 में दोस्तों 4 आर्टिकल आएंगे, तो हमें एक एक आर्टिकल को समझते हुए चलना है, कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ आर्टिकल फर्स्ट। क्या आर्टिकल फर्स्ट किससे संबंधित है? क्या कहता है आर्टिकल 1? अनुच्छेद 1 की दोस्तों हम बात करें कि अनुच्छेद 1 क्या बात कहता है। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये बात दोस्तों कहता है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल फर्स्ट आपके सामने जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, वो आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया मीन्स भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात कही गई आर्टिकल फर्स्ट में। काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल फर्स्ट, आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए कि आर्टिकल फर्स्ट में जो बात लिखी हुई है, यहाँ से अब इस लाइन में से एक ही लाइन मैंने आपके सामने लिखी है कि इंडिया मीन्स भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस लाइन से कौन कौन से प्रश्न आपके सामने निकल के आएंगे, उन चीज़ों का आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ से निकल के आता है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए किन नामों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नाम आते हैं, इंडिया और भारत। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए किन नामों का इस्तेमाल किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नामों का इस्तेमाल किया गया। एक इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया और एक भारत नाम का इस्तेमाल किया गया, जो आर्टिकल फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारत है वो राज्यों का एक, ऑप्शन डाला जाएगा इंडिया इज ए यूनियन, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, या भारत राज्यों का एक महासंघ है, या भारत राज्यों का एक अर्ध संघ है। तो आर्टिकल फर्स्ट सीधी सी बात कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन, इट इज ओनली ए यूनियन, यानी ये केवल राज्यों का एक संघ होगा। आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो इस वर्ड पर जाना चाहिए। ये राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का अर्ध संघ है और ना कि राज्यों का महासंघ है। ये राज्यों का केवल एक संघ है। तो आपको ध्यान रखना है
आर्टिकल फर्स्ट में हमारे देश के लिए दो नाम आते हैं। अब वो जो दो नाम आपके लिए आ रहे हैं, एक आपके सामने आ रहा है इंडिया, एक आपके सामने हमारे देश के लिए नाम आ रहा है भारत। देखिए जो इंडिया वर्ड है, ये इंडिया वर्ड जो दिया गया हमारे संविधान में, ये इंडिया वर्ड भारत की शहरी जनसंख्या को दर्शाता है। जो इंडिया शब्द है ये दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत की शहरी जनसंख्या को दर्शाता है, जबकि भारत शब्द है ये भारत की ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाता है। मैंने कहा इंडिया वर्ड भारत की शहरी जनसंख्या को दर्शाता है, भारत शब्द है वो भारत की ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाता है। शहरी जनसंख्या जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में लगभग 31.1% शहरी जनसंख्या निवास करती है और भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 68.9% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कहा भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 31.1% शहरी जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि कुल जनसंख्या में 68.9% आज भी भारत की जनसंख्या गाँव में निवास करती है। आज भी भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा है। तो जो इंडिया वर्ड है वो भारत की शहरी जनसंख्या को इंडिकेट करता है, जबकि भारत शब्द है वो भारत की रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण जनसंख्या को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे सामने आती है। मैंने कहा कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए दो नामों का इस्तेमाल किया गया, एक इंडिया वर्ड दिया गया और एक भारत वर्ड दिया गया। लेकिन दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा कहीं पर भी, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिए ध्यान से। मैंने कहा कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा, अगर कहीं पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा, तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का दोस्तों मतलब क्या है कि दो देशों के बीच होने वाला कोई भी समझौता, अगर कहीं दो देशों के बीच में कोई भी समझौता होगा, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने वाला है, दो देशों के बीच में होने वाला है, तो उस एग्रीमेंट में दोनों देशों के नाम लिखे जाएंगे। और अगर उस एग्रीमेंट में दोनों देशों के नाम लिखे जाएंगे तो हमारे देश का नाम क्या लिखा जाएगा? हमारे देश का नाम इंडिया लिखा जाए या फिर हमारे देश का नाम भारत लिखा जाए, क्योंकि हमारे तो देश के दोनों ही नाम है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते दोस्तों सारे के सारे इंडिया के नाम से होते हैं। ये है दोस्तों आपका आर्टिकल फर्स्ट। अब देख लीजिए पूरा आर्टिकल फर्स्ट आपके सामने कि आर्टिकल फर्स्ट क्या बात कहता है। आर्टिकल फर्स्ट ये बात कह रहा है कि इंडिया मीन्स भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि भारत राज्यों का एक संघ है, वो महासंघ नहीं है, वो अर्ध संघ नहीं है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए दो नामों का इस्तेमाल किया गया है, एक इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया, एक भारत नाम का इस्तेमाल किया गया। इंडिया जो शब्द है वो भारत की अर्बन पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है, भारत की शहरी जनसंख्या को दर्शाता है, जबकि भारत शब्द है वो भारत की ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाता है। भारत में लगभग 31.1% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, तो लगभग 68.9% जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है। और दूसरी बात ध्यान रखें कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे वो सारे के सारे दोस्तों इंडिया के नाम से होंगे। तो आप एक बार स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल सेकंड क्या कहता है। ये दोस्तों आपके सामने था आर्टिकल फर्स्ट, और मैंने कहा कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, इस भाग 1 में आपके सामने जो आर्टिकल आएंगे वो 4 आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो आर्टिकल फर्स्ट में तो जो बातें दी गई हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई हैं। अब आर्टिकल सेकंड क्या बात कहता है, आर्टिकल थर्ड क्या बात कहता है और आर्टिकल 4 क्या बात कहता है, वो बातें हमें करनी है। चलिए आपने स्क्रीन को कैप्चर कर लिया होगा, अगले पॉइंट पर चलिए। अच्छा एक बात और बता देता हूँ दोस्तों आपको, साथ में ध्यान रखना कि जो भी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, इसको आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ में कैप्चर करते रहें और यहाँ से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। दूसरा कि अगर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप खुद अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। फिर भी यदि आप अपने नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर स्क्रीन पर, और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कौन सा होगा, तो टेलीग्राम चैनल होगा जीके बाय मेहता सर। ये टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने कंप्लीट पॉलिटी के बाइलिंगुअल नोट्स डाले हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाले हुए हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल को आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम में जाकर, तो मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, आप इस पर भी अगर नोट्स आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ भी मैसेज भेज सकते हैं, आपको नोट्स यहाँ पर सेंड कर दिए जाएंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। जो भी सुविधा हो पाएगी, जैसा भी हो पाएगा, जो भी बन पाएगा वो करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन आपका काम है कि मेरे साथ साथ आप मेहनत करें, पढ़ना है आपको, हर हाल में पढ़ना है। चलिए ये था आपका आर्टिकल फर्स्ट। अब हम बात करें कि आर्टिकल सेकंड क्या कहता है।
आर्टिकल सेकंड क्या कहता है और आर्टिकल थर्ड क्या कहता है, आर्टिकल सेकंड में क्या बात कही गई और आर्टिकल थर्ड में क्या कहा गया। तो देखिए आर्टिकल सेकंड क्या है। आर्टिकल सेकंड कहता है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। ये दोस्तों आर्टिकल सेकंड में कहा गया है। क्या कहता है आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल सेकंड आपको बताता है, अनुच्छेद 2 आपको बताता है, हिंदी में और लिख देता हूँ साथ में, अनुच्छेद 2 आपको बताता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 आपको बता रहा है भारत में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 क्या बताता है, मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे क्या है ये दोनों। देखो आर्टिकल थर्ड क्या बात कहता है, आर्टिकल थर्ड बात कहता है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, आर्टिकल सेकंड आपसे कह रहा है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स और आर्टिकल थर्ड आपसे कह रहा है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंज द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। ये है दोस्तों पूरा आर्टिकल थर्ड। क्या बात कहता है आर्टिकल थर्ड, पूरी बात मैंने बोर्ड पर लिख दी है, हिंदी में और लिख देता हूँ। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 3 आपको बताता है भारत में नए राज्यों का जन्म, भारत में नए राज्यों का जन्म और राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन। ये बात कहता है आर्टिकल थर्ड। देखिए दो आर्टिकल मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे और दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या बात कही गई है वो आपको समझना है। आर्टिकल सेकंड आपको बताता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। कि भारत में अगर किसी भी नए राज्य को प्रवेश दिया जाएगा तो वहाँ प्रभावित होगा आर्टिकल सेकंड। अगर भारत में किसी भी नए राज्य को प्रवेश दिया जाएगा इसका मतलब किसी बाहरी क्षेत्र के अगर किसी भी हिस्से को भारत में मिलाया जाता है, जैसे कोई भी दूसरा देश है, जैसे अपने जितने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के अगर किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय किया जाता है, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिया जाएगा तो नए राज्यों के प्रवेश पर प्रभावित होगा आर्टिकल सेकंड। ये तो कहता है आर्टिकल सेकंड। जबकि आर्टिकल थर्ड कहता है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स, भारत में नए राज्यों का जन्म। अब देखिए जन्म और प्रवेश में अंतर क्या है दोस्तों, जन्म और प्रवेश में अंतर यह है कि प्रवेश का मतलब तो हमने बाहर से किसी हिस्से को भारत में मिलाया और जन्म का मतलब कि भारत का कोई राज्य है और उसी राज्य का आपने विभाजन करके एक नए राज्य को जन्म दिया, तो उसे हम कहेंगे भारत में नए राज्यों का जन्म। जैसे आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना को जन्म दिया गया। तो जब बाहर से किसी हिस्से को भारत में विलय किया जाता है, बाहर से किसी हिस्से को भारत में मिलाया जाता है तो वहाँ आर्टिकल सेकंड प्रभावित होता है। और जब भारत के किसी राज्य का विभाजन करके भारत में एक नए राज्य को जन्म दिया जाता है तो वहाँ आर्टिकल थर्ड प्रभावित होता है। तो अगर भारत में एक नए राज्य को मिलाना है, बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में प्रवेश देना है तो आर्टिकल सेकंड काम आएगा। और भारत में एक नए राज्य को जन्म देना है, एक किसी भी राज्य के टुकड़े करके, किसी भी राज्य का विभाजन करके एक नए राज्य को जन्म देना है, या फिर किसी भी राज्य की बाउंड्री, किसी भी राज्य की सीमा या किसी भी राज्य के नाम में कोई चेंजमेंट करना है, चेंजमेंट इन द बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स। अगर किसी भी राज्य के नाम और किसी भी राज्य की बाउंड्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के अनुसार किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाएगा। तो आर्टिकल फर्स्ट आपको क्या कह रहा था, आर्टिकल फर्स्ट आपको कह रहा था कि इंडिया मीन्स भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपका आर्टिकल फर्स्ट था। आर्टिकल सेकंड आपको कहता है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल थर्ड आपको कहता है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द चेंजमेंट इन नेम्स एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स। अब बचा आपके सामने आर्टिकल फोर्थ। आर्टिकल फोर्थ क्या है, इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है आर्टिकल फोर्थ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आर्टिकल 4 में क्या बताती है। देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि ये इस प्रकार के अगर कोई भी कार्य आपको करने हैं, किसी नए राज्य को प्रवेश देना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है या नए राज्यों का जन्म करना है, अगर इस प्रकार का आपको कोई भी कार्य करना है तो इस प्रकार के कार्य के लिए किसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, ये ध्यान रखें।
ऐसे प्रकार का कार्य करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये बात कहता है आर्टिकल 4। अगर आपको ऐसा कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? तो ऐसे कार्यों के लिए केवल एक ऑर्डिनरी बिल की आवश्यकता होती है, केवल एक साधारण विधेयक की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें आप चीज़ों को कि अगर आपको इस प्रकार का कोई भी कार्य करना है तो इस प्रकार का किसी भी कार्य करने के लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साधारण विधेयक से ही काम हो जाएगा, केवल एक साधारण विधेयक की आवश्यकता होगी, ये बात कहता है आर्टिकल 4। ये आपके सामने था आपका भारतीय संविधान का पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट का मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या क्या बातें हमारे संविधान में दी गई हैं वो पार्ट फर्स्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट सेकंड को लेकर। पार्ट सेकंड दैट मीन्स सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर दोस्तों हमें बातें करनी है। तो नागरिकता को लेकर कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बातें कही गई हैं वो सारी बातें हमें करनी है। आप एक बार स्क्रीन को जल्दी से कैप्चर कीजिए, फिर अगले पार्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीन को कैप्चर कर लिया होगा। बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अगला जो आपके सामने ये था भारतीय संविधान का भाग 1। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा मैटर है, तो थोड़ा 1 घंटे में एक क्लास में आपके 2 टॉपिक कवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में पार्ट थर्ड से मौलिक अधिकार जहाँ शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ तो एक तो आपका वैसे ही वो लंबा मैटर चलेगा। मौलिक अधिकार अकेला ही कम से कम 4 से 5 घंटे लेके चला जाता है, तो वहाँ तो फिर हमें वैसे भी क्लास को टुकड़ों में बांट कर पढ़ाना पड़ेगा। तो आज कोशिश कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 भी साथ में कंप्लीट हो जाए। और भाग 2 में क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 को लेकर दोस्तों बातें करें। भारतीय संविधान का भाग 2 पार्ट सेकंड, और मैंने कहा कि पार्ट सेकंड का मतलब है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। किससे संबंधित हैं ये अनुच्छेद? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक संविधान में क्या दिया गया है, तो ध्यान रखें कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आती है दोस्तों नागरिकता। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे सिटीजनशिप। जो सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट था वो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था। जो आपका सेकंड पार्ट आता है वो दोस्तों नागरिकता से संबंधित आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर करनी है नागरिकता को लेकर। तो क्या क्या बातें आपको पढ़नी है? सबसे पहले तो देखिए मेरे सामने एक वर्ड आ रहा है कि नागरिक। भाई नागरिकों के बारे में जो प्रावधान है उन्हें आप नागरिकता के नाम से जानेंगे। ये जो नागरिक हैं, नागरिकों को लेकर संविधान में जो भी प्रावधान किए गए, जो भी प्रोविजंस किए गए, उन्हीं को आप लोग नागरिकता के नाम से जानते हैं। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि नागरिक किसे कहेंगे। नागरिकता तो तब समझ में आएगी जब पहले आपको नागरिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि नागरिक कौन होता है। अच्छा, नागरिक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के 2 प्रकार हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है तो मैंने कहा व्यक्ति के 2 प्रकार हो सकते हैं कि या तो वह व्यक्ति नागरिक होगा या फिर वह व्यक्ति विदेशी होगा। सीधा सा मैंने व्यक्तियों को 2 भागों में बांट दिया आपको समझाने के लिए। व्यक्तियों को हमने 2 भागों में बांट दिया। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति है तो या तो वह नागरिक है या फिर वह विदेशी है। अब किसके लिए नागरिक है और किसके लिए विदेशी है उस चीज़ को समझना है। जैसे अगर मैं हमारे देश के संदर्भ में बात करूं, हमारे इंडिया की व्यू में अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति को उस देश के मौलिक अधिकार, चलो मौलिक अधिकार भी आप ना समझे चाहें और शॉर्ट में बता देता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को उस देश के सिविल अधिकार, सिविल अधिकार का मतलब सारे मौलिक अधिकार वगैरह सब कुछ आ गया। एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को उस देश के सिविल अधिकार और उस देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है नागरिक। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिए आप। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति के 2 प्रकार हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है तो या तो वह व्यक्ति नागरिक है या फिर वह व्यक्ति विदेशी है। अब आप किस व्यक्ति को नागरिक कहेंगे? उस व्यक्ति को नागरिक कहेंगे जिस व्यक्ति को उस देश के सिविल अधिकार और उस देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। और अगर किसी व्यक्ति को एक देश के सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं है बल्कि उस देश के लिए विदेशी कहलाएगा। और जिस व्यक्ति को उस देश के सिविल अधिकार या उस देश के राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं वह व्यक्ति कहलाएगा उस देश का नागरिक। अब जैसे हम इंडिया के व्यू में बात करें तो जिस व्यक्ति को इंडिया के सिविल अधिकार और इंडिया के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहा जाएगा इंडिया का नागरिक, भारत का नागरिक। और जिस व्यक्ति को भारत के सिविल अधिकार
और भारत के राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हुए, उसे कहा जाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत के लिए विदेशी है। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि व्यक्ति दो ही प्रकार के होते हैं वैसे, या तो व्यक्ति होगा वो किसी देश का नागरिक होगा, और या फिर होगा वो किसी देश के लिए विदेशी होगा। नागरिक वो तब होगा उस देश के लिए जब उसे उस देश के अधिकार मिले हुए हैं। अगर अधिकार मिले हुए हैं तो वह उस देश का नागरिक है, और उस देश के अधिकार नहीं मिले हुए हैं तो वह उस देश के लिए विदेशी है। अगर इंडिया में बाहर से कोई भी आदमी आता है तो उसे भारत के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, सारे सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब वह भारत के लिए विदेशी है। और हम भारत के जितने भी नागरिक हैं तो हमें भारत के सभी सिविल अधिकार प्राप्त हैं, सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। सिविल अधिकार में जैसे आपके मौलिक अधिकार वगैरह आ गए, राजनीतिक अधिकार में जैसे मतदान का अधिकार आ गया, या चुनाव लड़ने का अधिकार आ गया, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इनको राजनीतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को एक देश के सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है उस देश का नागरिक, और जिस व्यक्ति को एक देश के सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते उसे कहा जाता है उस देश के लिए विदेशी। वह उस देश का नागरिक नहीं होगा, वह उस देश के लिए विदेशी का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नागरिक वर्ड समझ में आ गया होगा कि नागरिक किसे कहा जाएगा। अब बात करें नागरिकता को लेकर जो प्रावधान है उन प्रावधानों को लेकर। देखिए, नागरिकता का जो वर्णन आपके सामने आता है वो आर्टिकल 5 से शुरू होकर और आर्टिकल 11 तक चला जाता है। आर्टिकल 5 से नागरिकता के प्रावधान शुरू होते हैं जो कि आर्टिकल 11 तक चले जाते हैं। क्या क्या हैं आर्टिकल आपके इतने काम के नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल 5 की बात करूं कि आर्टिकल 5 क्या है, तो आर्टिकल 5 में आता है डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। डेफिनेशन ऑफ द सिटीजन, नागरिक की परिभाषा जो मैं अभी आपको बता रहा था, आर्टिकल 5 में आती है डेफिनेशन। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 आपको बताता है आर्टिकल 6 क्या कहता है और आर्टिकल 7 क्या कहता है। देखिए, दोनों ये थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, दोनों में अंतर समझना। जब भारत का विभाजन हुआ, जिस समय भारत का पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के समय क्या हुआ कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। मैंने कहा कि दो कंडीशन हमारे सामने हैं कि कुछ लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अब उन लोगों की नागरिकता का कोई तो जिक्र होगा ना, कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उसे हम पाकिस्तान का नागरिक कहें कि भारत का नागरिक कहें, क्योंकि वह अभी हाल ही में पाकिस्तान से भारत आया है। और अगर कोई विभाजन के समय कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उसे मैं भारत का नागरिक कहूँ या फिर उसे हम पाकिस्तान का नागरिक कहें, क्योंकि वो अभी हाल ही में भारत को छोड़कर पाकिस्तान गया है। तो आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों के बारे में आते हैं जो विभाजन के समय इधर उधर, कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है, और ये दोनों ही उनके बारे में। तो कौन सा किसके बारे में, देखिए आर्टिकल 6 जो आता है ना, वो आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों के लिए आता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 6 उनके लिए आता है। आर्टिकल 7 उनके लिए आता है जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। मैंने कहा आर्टिकल 6 उनके बारे में प्रावधान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। किस समय आए, ये दोनों ही घटनाएं कब की हैं, जिस समय भारत का विभाजन हुआ, जिस समय भारत का विभाजन हुआ। तो भारत विभाजन के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 6, और भारत विभाजन के समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 7। ये दोनों ही आर्टिकल ये विभाजन के समय की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों के बारे में बताता है, प्रोविजंस ऑफ द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया और ये है फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। जो भी माइग्रेट हुए या तो वो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए या फिर वो भारत से पाकिस्तान में माइग्रेट हुए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए आर्टिकल 6 प्रावधान करता है, जो भारत से पाकिस्तान में गए उनके लिए आर्टिकल 7 प्रावधान करता है। आर्टिकल 8 क्या बात कहता है, आर्टिकल 8 उन लोगों की नागरिकता बताता है जो भारतीय मूल के नागरिक है, जैसे कि हम सब भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अब देखिए, तीनों की नागरिकता आपके सामने आ चुकी है। 3 व्यक्तियों की आपके सामने नागरिकता आ चुकी है। जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी नागरिकता आ गई आर्टिकल 7 में, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके नागरिकता के प्रावधान हो गए, और जो भारतीय मूल के ही नागरिक हैं जो यहीं पर रह रहे हैं उनकी नागरिकता के प्रावधान आ गए आर्टिकल 8 में।
बात आती है आर्टिकल 9 क्या कहता है। फिर आर्टिकल 9 आपको बताता है नागरिकता निलंबन के तरीके। नागरिकता निलंबन के तरीके, वेज ऑफ टर्मिनेशन। अगर कभी भी नागरिकता को टर्मिनेट करना पड़े तो नागरिकता को टर्मिनेट करने के कौन से तरीके होंगे। नागरिकता का टर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, नागरिकता का निलंबन किस प्रकार से होगा, वो बात बताता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 10 आपको कहता है नागरिकता के अधिकार। अधिकार क्या क्या रहेंगे, राइट्स क्या क्या रहेंगे, वो सारे राइट्स आते हैं आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 आपको क्या कहता है? तो आर्टिकल 11 आपको बताता है कि नागरिकता के बारे में जितने भी प्रावधान किए जाएंगे, नागरिकता के बारे में जितने भी प्रावधान किए जाएंगे, वो पूरा का पूरा अधिकार किसके पास रहेगा? वो इंडियन पार्लियामेंट के पास रहेगा। इंडियन पार्लियामेंट हैव ए राइट टू मेकिंग द लॉ अबाउट द सिटीजनशिप। अगर सिटीजनशिप के बारे में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कंप्लीट राइट किसके पास रहेगा? वो इंडियन पार्लियामेंट के पास रहेगा। ये आर्टिकल 11 कहता है। देखिए आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नागरिकता को अभी पढ़ना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें नागरिकता में आपके सामने अभी 2 चीज़ें मेन बची हुई हैं। अगर वो 2 चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझें कि आपका नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और वो 2 चीज़ें क्या है? नागरिकता पाने के तरीके क्या हैं और नागरिकता निलंबन के तरीके क्या हैं। वो दोनों आपको पढ़ना विशेष है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो किन तरीकों से प्राप्त करेगा, और अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे, किसी व्यक्ति की नागरिकता का अगर निलंबन होता है तो किन तरीकों से होता है। वो दोनों बातें मुझे करनी है। यहाँ तक मैंने केवल आपको बेसिक आर्टिकल्स बताई हैं बस कि कौन सा आर्टिकल क्या बात कहता है। तो आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से बाहर जाने वाले नागरिकों के विषय में, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान आने वाले नागरिकों के विषय में, आर्टिकल 8 बताता है भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 9 बताता है नागरिकता निलंबन के तरीके, आर्टिकल 10 बताता है नागरिकता के अधिकार, और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के बारे में सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास होगा। दोस्तों जल्दी से आप एक बार स्क्रीन को कैप्चर कीजिए। फिर 2 बातें आपको पढ़ना शेष हैं, वो दोनों और करवाता हूँ कि ऐसे कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और ऐसे कौन से नागरिक तरीके हैं जिनसे नागरिकता को त्यागा जा सकता है। स्क्रीन को एक बार आप जल्दी से कैप्चर कीजिए। चलिए आपने स्क्रीन को कैप्चर कर लिया होगा, अगली बात करते हैं। अब मैं 2 पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ। कौन से 2 पॉइंट? दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु तो आप ये समझें कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कौन से तरीके हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वेज टू गेट द सिटीजनशिप। अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं, और उन्हीं 5 तरीकों पर हमें बात करनी है कि कौन कौन से 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए सबसे पहला तरीका आपके सामने क्या आता है? सबसे पहला तरीका आता है सिटीजनशिप बाई बर्थ, जन्म से नागरिकता। सबसे पहला तरीका है। दूसरा तरीका आता है दोस्तों वंश क्रम से नागरिकता। समझाऊंगा इन्हें, मैं एक बार लिख देता हूँ 5 तरीके कौन कौन से, फिर एक एक तरीके को समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। दूसरा तरीका है वंश क्रम से नागरिकता। तीसरा तरीका है दोस्तों पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से नागरिकता। चौथा तरीका है दोस्तों देशीयकरण से नागरिकता, या इसी को हम प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। पहले प्राकृतिक वर्ड लिखता हूँ, उसके बाद देशीकरण लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक नागरिकता, या इसी को हम कहते हैं देशीयकरण से नागरिकता। देशीयकरण से नागरिकता। और अंतिम और 5वां जो तरीका है, वो 5वां तरीका है दोस्तों विलय से नागरिकता। ये लास्ट तरीका है, विलय से नागरिकता। देखिए मैंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या था? सिटीजनशिप बाय बर्थ।
दूसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंशक्रम से नागरिकता। तीसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा तरीका है देशीकरण से नागरिकता, या इसी को आप कहते हैं पंजीकरण से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और लास्ट तरीका है विलय से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी, ये 5 तरीके आपके सामने हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो 5 तरीकों से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। अब इनका 5 का मतलब क्या है, इनका 5 का अर्थ क्या है, वो समझना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने शब्द आया कि जन्म से नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है और उसके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं तो उसे जन्म लेते ही ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाती है, जैसे कि आमतौर पर हम सभी को मिली हुई है। आमतौर पर लगभग हम सभी को यही नागरिकता मिलती है कि हमारा भारत में जन्म हुआ, हमारे माता पिता भी जन्म से भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है जन्म लेते ही। ये सीधा सा तरीका है जो आमतौर पर, मैंने कहा, हम लगभग हम सब पर लागू होता है। दूसरा है वंश क्रम से नागरिकता। अब इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ लेकिन उसका वंशक्रम, उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं, तो बच्चा जैसे ही 18 साल की आयु पूरी करेगा, तो 18 साल की आयु पूरी करने के बाद, यानी जैसे ही वो बालिग होगा, तो बालिग होने के बाद वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और उसे उसके वंशक्रम के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। शुरुआती 2 तरीके देखिए। पहला तरीका वो है जहाँ बच्चे का खुद का जन्म इंडिया में हुआ और माता पिता भी इंडिया के नागरिक हैं, तो जन्म लेते ही ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा तरीका वह है कि माता पिता तो भारत के नागरिक हैं लेकिन बच्चे का जन्म भारत में नहीं हुआ, बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है। अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ तो उसे 18 साल की आयु पूरी करने के बाद आवेदन करना होगा और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी उसके वंशक्रम के आधार पर। तीसरा तरीका है पंजीकरण से नागरिकता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपसे अवधि पूछी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करता है और जो लास्ट के 12 महीने हैं, अंतिम 12 महीने तक लगातार भारत में निवास करता है, कंटिन्यू, मैंने कहा कोई आदमी कम से कम 5 साल तक इंडिया में रहे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक लगातार रहा हो, वो चाहे टुकड़ों में रह ले, कभी 6 महीने रह लिया, कभी 2 साल रह लिया, कभी 3 साल रह लिया, कभी 1 साल रह लिया। कम से कम किसी व्यक्ति ने 5 साल तक भारत में निवास किया हो, लेकिन ज़रूरी है कि जो लास्ट के 12 महीने हैं, वो लास्ट के 12 महीने तक वो लगातार भारत में रहा हो, तो वो व्यक्ति नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स देकर, और वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे बाई रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये इसका तीसरा तरीका होता है। चौथा तरीका है दोस्तों प्राकृतिक नागरिकता या देशीयकरण से नागरिकता। ये देखिए, अभी एक मुद्दा आपके सामने आया था CAB, लगभग 2-3 साल पहले एक मुद्दा बहुत चला था, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नागरिकता के बाद मैं एक बार इस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, और जब मैं CAB पर बात करूंगा ना आपसे, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि देशीयकरण से नागरिकता कैसे मिलती है, प्राकृतिक नागरिकता कैसे मिलती है। जैसे कि कैब में ये प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जितने भी 6 कम्युनिटी वहाँ पर दिखाई गई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, यानी मुस्लिम को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर बाकी जो 6 धर्म हैं, 6 कम्युनिटी हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत में आता है तो उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये क्या है, ये कैब में हम पढ़ेंगे, ये आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 5वां तरीका है दोस्तों विलय से नागरिकता। अगर किसी भी टेरिटरी को, किसी भी राज्य क्षेत्र का अगर भारत में विलय किया जाता है, उसे भारत में एक्वायर किया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये होता है विलय से नागरिकता। जैसे अपने जितने पड़ोसी देश, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अगर किसी हिस्से को भारत में मिलाया जाएगा तो उस हिस्से में, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसे बोलते हैं विलय से नागरिकता। तो ये हैं दोस्तों नागरिकता पाने के 5 तरीके कि नागरिकता पाने के लिए जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंशक्रम से मिल जाती है, पंजीकरण से मिल जाती है,
देशीयकरण से मिल जाती है, जिसे आप प्राकृतिक नागरिकता भी कहते हैं, और विलय से नागरिकता मिल जाती है। ये था आपका नागरिकता में एक पॉइंट कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। अगले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे नागरिकता त्यागने के तरीके कौन कौन से हैं। तो एक बार जल्दी से आप इसको कैप्चर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आपने कैप्चर कर लिया होगा। अगले पॉइंट पे बात करें, नागरिकता के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है नागरिकता निलंबन के तरीके, कि अगर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निलंबन होता है तो कौन कौन से तरीकों से होता है। देखिए, ये आपका नागरिकता के टॉपिक का लास्ट पॉइंट रहेगा, नागरिकता निलंबन के तरीके, कि किन किन तरीकों से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। वेज बाय वेज citizenship can be terminated। वेज बाय विच सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड, ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके जिनसे नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है, नागरिकता का निलंबन किया जा सकता है। और यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि नागरिकता को छोड़ने के कितने तरीके हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना कि नागरिकता त्यागने के 3 तरीके होते हैं। अब वो 3 तरीके हैं कौन कौन से, उन्हीं तीनों तरीकों पर हमें बात करनी है। देखिए, सबसे पहला तरीका नागरिकता त्यागने का कि नागरिकता का स्वतः निलंबन, नागरिकता का स्वतः निलंबन। दूसरा तरीका होता है कि सरकार द्वारा निलंबन, सरकार द्वारा निलंबन। और तीसरा तरीका होता है गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन, गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन। देखिए, 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं कि नागरिकता त्यागने के दोस्तों 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्वतः निलंबन, रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन। दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन, टर्मिनेशन बाय द गवर्नमेंट, टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट। और तीसरा तरीका है गैर कानूनी नागरिकता का विलंबन, डेप्रिविएशन। तीन तरीके हैं नागरिकता को छोड़ने के। सबसे पहला आपसे बात कर रहा हूँ स्वतः निलंबन, रेनन्सिएशन, जहाँ नागरिकता का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। दूसरा है टर्मिनेशन बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता का निलंबन कर दिया जाए। और तीसरा है डेप्रिविएशन, डेप्रिविएशन यानी गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन। चलें समझे अब एक एक को। चलिए, देखिए, सबसे पहला स्वतः निलंबन, रेनन्सिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में जो नागरिकता है वो दोस्तों एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि अगर भारत के किसी नागरिक ने अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत में एकल नागरिकता है। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो दूसरे देश की नागरिकता लेते ही आपकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही निलंबित हो जाएगी, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसे बोला जाता है रेनन्सिएशन, इसे बोला जाता है नागरिकता का स्वतः निलंबन। कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता लेते ही आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक ही निलंबित हो जाती है। इसे बोला जाता है स्वतः निलंबन। दूसरा आता है सरकार द्वारा निलंबन, कि अगर आप लगातार, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर निवास करता है, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर निवास करता है, 7 सालों के दौरान वो एक भी दिन अगर इंडिया में नहीं आया, तो 7 सालों तक भारत से बाहर अगर वो निवास करेगा तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसे बोला जाता है टर्मिनेशन बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा निलंबन। तो शुरू वाले 2 तो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो मैंने बताया रेनन्सिएशन, कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर आप 7 साल तक भारत से बाहर रहेंगे तो सरकार के द्वारा नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और तीसरा आता है डेप्रिविएशन, गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन, डेप्रिविएशन। थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देता हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको ये। डेप्रिविएशन क्या है, इसकी स्पेलिंग
DEPRIVATION, डेप्रीविएशन। देखिए डेप्रीविएशन का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन क्या होता है। ये लगभग मैं मान के चलूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन तीनों में से आप पर कोई भी साबित होगी ना कोई सी भी चीज़, तो आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। कब? पागल होने की स्थिति में, दिवालिया होने की स्थिति में, या फिर देशद्रोही होने की स्थिति में। पागल होने की स्थिति में इंसेन, इंसॉल्वेंट एंड फिफ्थ कॉलमिस्ट। तीन कंडीशन आपके सामने है। अगर कोई भी व्यक्ति इंसेन या इंसॉल्वेंट है, पागल या दिवालिया है, या फिर देखो कोई भी व्यक्ति पागल है, तो आप ये ना सोचें कि पागल व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कैसे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पागल है और वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक होने के नाते वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि वो पागल है, वो मानसिक रूप से विकसित है। तो पागल अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया साबित हो जाए, इंसान या इंसॉल्वेंट साबित हो जाए, तो उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। या फिर कोई व्यक्ति देशद्रोही साबित हो जाए, फिफ्थ कॉलमिस्ट, देश के खिलाफ द्रोह कर रहा है, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, जैसे कि मान लो युद्ध वगैरह की स्थिति में दुश्मन देश का साथ दे रहा है, या फिर हमारी गुप्त सूचनाएं दुश्मन देश को दे रहा है। अगर वो देशद्रोही साबित हो जाए तो उसे बोला जाएगा गैर कानूनी नागरिकता, और उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हैं दोस्तों नागरिकता त्यागने के, नागरिकता निलंबन के 3 तरीके। रेनन्सिएशन का मतलब होता है कि नागरिकता ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, जिसमें आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे। सरकार द्वारा निलंबन, कंटिन्यू 7 साल तक अगर आप भारत में नहीं रहे तो सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। या फिर अगर आपकी नागरिकता गैर कानूनी साबित होती है, जहाँ पे इंसान, इंसॉल्वेंट या कॉलमिस्ट साबित हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। ये दोस्तों भारतीय संविधान के शुरुआती 2 भाग, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा पार्ट थर्ड को लेकर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो धन्यवाद दोस्तों, कल से शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों का चैप्टर, और वो एक लंबे समय तक चलेगा और आप लोग साथ में बने रहेंगे इसी प्रकार से, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, कल मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ।